हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा मैं तो गाइस आप लोगों के लिए मैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट लेके आई हूँ गाइस, जो आपसे स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपसे स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए एंड कोशिश करिए नोट बनाने का, क्योंकि गाइस नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है रिवीजन। तो रिवीजन आप तभी कर पाएंगे जब आप खुद से चीज़ों को नोट करिए। तो गाइस जहाँ-जहाँ आपको कंफ्यूजन है गाइस वहाँ प्लीज़ इसको नोट करिएगा, क्योंकि मैं इसमें जो है सारी चीज़ों को क्लियर आउट करूँगी, जितना कोशिश हो सके उतना ज़्यादा चीज़ों को क्लियर आउट करने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ आप सभी नोट ज़रूर बनाइएगा, ठीक है? तो चलिए इस आरआरबी एनटीपीसी 2024 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा आरआरबी एनटीपीसी का जो सेट है वो सेट 59 चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खान किस घराने से संबंधित है? तो आपको बताना है अलाउद्दीन खान किस घराने से संबंधित है। पिक्चर में जो आप देख रहे हैं गाइस ये आपके जो है अलाउद्दीन खां है। तो आपको बताना है कि गाइस कि ये जो है किस घराने से संबंधित है, ये आपको बताना है, ठीक है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मैहर घराना से संबंधित है, ऑप्शन बी किराना घराना से संबंधित है, ऑप्शन सी ग्वालियर घराना से संबंधित है या ऑप्शन डी सेनिया घराना से। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो अब अलाउद्दीन खान है जो गाइस याद रखिएगा ये जो है मैहर घराना से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस कि ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है मैहर घराना की जो है गाइस याद रखिएगा, अलाउद्दीन खां जो है गाइस याद रखिएगा ये तो मैहर घराना से संबंधित है, लेकिन आपको दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि ये मैहर घराना के संस्थापक भी थे गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है मैहर घराना के संस्थापक कौन थे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैहर घराना के जो संस्थापक थे, संस्थापक जो थे गाइस याद रखिएगा वो अलाउद्दीन खां थे। तो संस्थापक जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस यहाँ पे जो है आपको दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि मैहर घराने के जो है प्रमुख संगीतकार जो है वो कौन-कौन से हैं, और प्रमुख संगीतकार इतना इम्पोर्टेंट है गाइस इसका, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अगर हम इसमें बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें डबल ट्रिपल स्टार लगा सकते हो, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो अगर हम बात करते हैं कि मैहर घराना के जो है प्रमुख संगीतकार हैं, जो कि कौन-कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट नेम आता है जो कि है पंडित रविशंकर का, ठीक है? पंडित रविशंकर का ये आपको ध्यान रखना है, ये महल घराना के प्रमुख संगीतकार है। और अगर बात करें गाइस पंडित रविशंकर जो है ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पंडित रविशंकर जो है ये सितार वादक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा दूसरा नाम की अगर बात करें गाइस, दूसरा जो है आपको कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है ये आपका निखिल बनर्जी है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा नाम जो है महल घराना के प्रमुख संगीतकार में दूसरा नाम किसका आता है, तो याद रखिएगा दूसरा नाम जो आता है वो निखिल बनर्जी का आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? उसके बाद तीसरा नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा नाम भी आप एक और लिख लीजिएगा, तीसरा नाम किसका है guys? तो याद रखिएगा तीसरा नाम जो है सरन रानी है, जो कि महल घराने की प्रमुख संगीतकार है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये हो गया महल घराने के बारे में। अब हम बात करेंगे गाइस किराना घराने के बारे में। तो किराना घराना में जो है सबसे पहले उसके संस्थापक के बारे में पूछा जाता है। तो अगर हम बात करें कि किराना घराना के जो संस्थापक है वो कौन है गाइस, तो याद रखिएगा किराना घराना के जो संस्थापक है वो है अब्दुल करीम खां जो है गाइस, याद रखिएगा अब्दुल करीम खां जो है गाइस, याद रखिएगा ये किराना घराना के संस्थापक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब्दुल करीम खां, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है, अब्दुल करीम खान जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है किराना घराना के जो है संस्थापक है, ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है? तो ये हो गया किराना घराना के संस्थापक। अब हम बात करते हैं गाइस ग्वालियर घराने। ग्वालियर घराने के संस्थापक कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ग्वालियर घराने के जो संस्थापक हैं वो है आपके हद्दू खां और हस्सू खां के जो दादा थे गाइस, याद रखिएगा पीर बख्श, वो जो है ग्वालियर घराना के संस्थापक थे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पीर बख्श जो है गाइस, याद रखिएगा पीर बख्श जो है ये आपको ध्यान रखना है। पीर बख्श जो है गाइस, याद रखिएगा ये जो है ग्वालियर घराना के जो है गाइस, याद रखिएगा पीर बख्श जो है, याद रखिएगा ये जो है ग्वालियर घराना के जो है क्या थे गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। पीर बख्श संस्थापक थे किस घराने के, तो ग्वालियर घराना के संस्थापक थे, ये आपको ध्यान रखना है। पीरबक्स संस्थापक थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? उसके अलावा अगर हम बात करते हैं सेनिया घराने, सेनिया घराने के जो संस्थापक है ये कौन है गाइस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तानसेन के जो बड़े बेटे थे गाइस, याद रखिएगा जो थे
तान तरंग जो थे गाइस याद रखिएगा, तानसेन के बड़े बेटे जो तान तरंग थे गाइस याद रखिएगा। तान तरंग जो थे गाइस याद रखिएगा, ये जो है सेनिया घराने के संस्थापक थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तान तरंग जो थे गाइस याद रखिएगा, ये जो है तान तरंग जो है गाइस याद रखिएगा, ये जो है सेनिया घराने के जो है गाइस याद रखिएगा। तान तरंग जो है गाइस याद रखिएगा, ये सेनिया घराने के संस्थापक, सीधा लिख देती हूँ, सेनिया घराना के जो है तान तरंग जो है गाइस याद रखिएगा, ये संस्थापक है। तो संस्थापक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से जितना भी चीज लिखा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित अपना भोजन कहलाता है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी पल्प या ऑप्शन डी ग्लूकोज। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित जो अपचा भोजन होता है उसे ग्लाइकोजन कहते हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको क्या याद रखना है कि जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो पाचन का जो अंतिम उपवाद होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि अगर हम बात करते हैं कि पाचन का जो है गाइस याद रखिएगा, पाचन का जो है अंतिम उपवाद क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पाचन का अंतिम उत्पाद जो होता है, पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि पाचन का जो है अंतिम उत्पाद जो होता है ये ग्लूकोज होता है, लेकिन बाद में इंसुलिन की सहायता से वो किसमें बदल जाता है, ग्लाइकोजन में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसका जो है पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पाचन का अंतिम उत्पाद जो होता है ये क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये होता है ग्लूकोज, ठीक है। लेकिन जो है गाइस याद रखिएगा ग्लूकोज होता है, लेकिन आपको क्या याद रखना है कि उसके अलावा जो है गाइस आपको याद रखना है ग्लूकोज होता है, लेकिन जो है गाइस याद रखिएगा, लेकिन जो है गाइस याद रखिएगा इंसुलिन की सहायता से जो है गाइस याद रखिएगा ग्लूकोज होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ग्लूकोज होता है, लेकिन आपको क्या याद रखना है कि लेकिन जो है गाइस याद रखिएगा, लेकिन जो है इंसुलिन की सहायता से जो है ये किसमें बदल जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लेकिन इंसुलिन की जो सहायता से गाइस ये ग्लाइकोजन में बदल जाता है, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो इंसुलिन की सहायता से जो गाइस याद रखिएगा, इंसुलिन की सहायता से जो है ये किसमें बदल जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। इंसुलिन जो हार्मोन है गाइस याद रखिएगा, इसकी सहायता से जो है, सहायता से किसमें बदल जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी सहायता से जो है ये ग्लाइकोजन में बदल जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसमें बदल जाता है, ग्लाइकेजन में जो है गाइस याद रखिएगा, ग्लाइकोजन में जो है ये बदल जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद गाइस अगर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जैसे अगर अब हम बात करते हैं गाइस कार्बोहाइड्रेट का जो है सूत्र क्या होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट का जो है, अगर हम सूत्र की बात करें कि कार्बोहाइड्रेट का जो है सूत्र क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है, तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको याद रखना है जैसे कि ब्रैकेट, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, जैसे ये ब्रैकेट हो गया, उसके बाद आपको याद रखना है CH2O और फिर ब्रैकेट को बंद करेंगे और जो है आपका N हो गया। ये है कार्बोहाइड्रेट का जो है सूत्र हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है गाइस याद रखिएगा ये कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट जो है गाइस याद रखिएगा ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। कार्बोहाइड्रेट जो है ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें इसमें 3 प्रकार कौन कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो होगा वो होगा मोनोसैकेराइड, ये आपको ध्यान रखना है। पहला जो होगा वो कौन सा होगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो पहला जो है ये आपका कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहला जो है ये आपका जो है मोनोसैकेराइड है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो पहला जो है ये आपका कौन है, तो पहला जो है ये आपका मोनोसैकेराइड है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है ये आपका कौन सा है गाइस, तो दूसरा जो है ये आपका डाइसैकेराइड है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है ये आपका कौन सा है, दूसरा जो है ये आपका डाइसैकेराइड है। और तीसरा जो है ये आपका कौन सा है, तीसरा जो है ये आपका पॉलीसैकेराइड है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, यानी कि ये 3 प्रकार के होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो है, और उसके बाद अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, अगर हम बात करें इसका जो है कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या होता है गाइस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का जो है ये कार्य क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कार्बोहाइड्रेट का जो कार्य होता है वो होता है शरीर को जो है ऊर्जा प्रदान करना। कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या होता है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा। यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम किसका होता है, तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का जो काम होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम जो है ये किसका होता है, तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऊर्जा प्रदान करता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से पेंथोथेनिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो ये आपको बताना है कि पेंटोथेनिक अम्ल जो है ये किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो आपके ऑप्शन है विटामिन B7 का रासायनिक नेम है, या ऑप्शन बी विटामिन B6 का रासायनिक नेम है, या ऑप्शन सी विटामिन B5 का रासायनिक नेम है, या ऑप्शन डी विटामिन B9 का रासायनिक नेम है। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विटामिन B5 का नाम जो है ये है पेंटोथेनिक अम्ल जो है ये विटामिन B5 का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं विटामिन जो है आपका B7, बायोटीन जो है इसका रासायनिक नेम है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि विटामिन B7 का जो रासायनिक नेम है ये क्या है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है, विटामिन B7 का जो रासायनिक नेम है ये है बायोटीन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं विटामिन B6 का रासायनिक नेम क्या है guys? तो ये आपको ध्यान रखना, पायरियोडॉक्सिन जो है इसका रासायनिक नाम है विटामिन B6 का, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो विटामिन B6 का नाम जो है ये रासायनिक नेम क्या है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि विटामिन B6 का जो रासायनिक नेम है ये है पायरियोडॉक्सिन, जो है विटामिन B6 का रासायनिक नेम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये विटामिन B6 का हो गया। अब बचा विटामिन B9। विटामिन B9 का रासायनिक नेम क्या है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, फोलिक अम्ल हो गया। फोलिक अम्ल जो है ये किसका रासायनिक नेम है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, फोलिक अम्ल जो है गाइस याद रखिएगा, फोलिक अम्ल जो है ये विटामिन B9 का रासायनिक नेम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फोलिक अम्ल जो है गाइस याद रखिएगा ये विटामिन B9 का रासायनिक नेम है। अब हम बात करते हैं विटामिन से कुछ इंपॉर्टेंट के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं गाइस कि यहाँ पे हम बात करेंगे कि विटामिन की जो है गाइस याद रखिएगा, विटामिन की जो है खोज किसने की थी गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन की अगर खोज की बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है, विटामिन की खोज जो है ये किसने की थी गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, फंक ने, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, विटामिन की खोज जो है ये किसने की थी? फंक ने की थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं विटामिन की जो है गाइस याद रखिएगा, विटामिन की अगर हम बात करें कि विटामिन के अध्ययन को हम क्या कहते हैं गाइस? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि विटामिन के अध्ययन को क्या कहते हैं गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके अध्ययन को जो कहते हैं वो कहते हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, विटामिनोलॉजी, ठीक है। तो इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके अध्ययन को जो हम कहते हैं गाइस ये आपको ध्यान रखना है, विटामिनोलॉजी जो है इसके अध्ययन को कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विटामिनोलॉजी जो है ये किसके अध्ययन को करते हैं? ये कहते हैं गाइस विटामिन के अध्ययन को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि विटामिन जो है गाइस याद रखिएगा, विटामिन जो है ये कौन सा भाषा है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं विटामिन जो है ये आपका कौन सा भाषा है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, विटामिन शब्द जो है ये कौन सा भाषा है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये है आपका लैटिन भाषा है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कौन सा भाषा है? लैटिन भाषा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन है 8 सितंबर को, ऑप्शन बी 14 सितंबर को, ऑप्शन सी 24 दिसंबर को, या ऑप्शन डी 29 जुलाई को। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है गाइस याद रखिएगा ये कब मनाया जाता है? ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यानी कि गाइस आपको कौन सा हो गया गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यानी कि नेशनल कंज्यूमर डे जो है ये आपका कब मनाया जाता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, नेशनल कंज्यूमर डे जो मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, नेशनल कंज्यूमर डे जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को, ठीक है। और इसी दिन जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा इसमें जो है एक पारित हुआ था, ये आपको ध्यान रखना, ये जो है उपभोक्ता दिवस जो है इसी दिन जो है गाइस याद रखिएगा 24 दिसंबर के दिन ही गाइस आपको क्या याद रखना है कि इसमें जो है एक एक पारित हुआ था, जो कि कौन सा एक्ट था गाइस? तो याद रखिएगा इस दिन जो है 1986 में, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें जो एक पारित हुआ 1986 में, 1986 में कौन सा एक्ट पारित हुआ था? तो ये आपको ध्यान रखना ये हुआ था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना ये जो है 1986 में कौन सा अधिनियम पारित हुआ था? तो ये आपको ध्यान रखना है 1986 में जो है एक अधिनियम पारित हुआ था, जो था आपका कौन सा? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो कि ये कब हुआ था गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, संरक्षण अधिनियम जो है ये पारित हुआ था, कब हुआ था? ये हुआ था 24 दिसंबर जो है गाइस याद रखिएगा 1986 में ये पारित हुआ था, ये जो है इसीलिए 24 दिसंबर को जो है वर्ल्ड नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है याद रखिएगा पारित हुआ था 1986 में, ये भी आपको ध्यान
ध्यान रखना है। इसी वजह से 24 दिसंबर को मनाया जाता है वो नेशनल कंज्यूमर डे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें 8 सितंबर को कौन सा डे मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। 8 सितंबर को जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है गाइस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक प्रश्न रहता ही है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय जो है गाइस, याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है ये 8 सितंबर को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है 8 सितंबर को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 14 सितंबर को जो है क्या मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। 14 सितंबर को जो मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो 14 सितंबर को जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें 29 जुलाई को, 29 जुलाई को जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है बाघ दिवस जो है ये कब मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाघ दिवस जो है ये 29 जुलाई को मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि कावरी अट्टम लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो आपको बताना है कि कावरी अट्टम लोक नृत्य जो है ये किस राज्य से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तमिलनाडु से, ऑप्शन बी असम से, ऑप्शन सी गोवा से, या ऑप्शन डी झारखंड से। तो गाइज आप जो पिक्चर में देख रहे हैं गाइज इस तरीके से जो है ये नृत्य किया जाता है कावरी अट्टम। तो गाइज इसका याद रखिएगा ये जो है आप बहुत लोग अट्टम देख के सोच रहे होंगे कि ये जो है अट्टम जो है ये केरल से संबंधित होगा, और यहीं पे लोग गलती करते हैं इस छोटे छोटा पॉइंट जो है ये गलती हो जाती है। तो याद रखिएगा जो अट्टम है तो कुछ अट्टम ऐसे भी हैं जो कि तमिलनाडु से संबंधित है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज मैं आपके प्रीवियस सेट में भी बताई हुई हूँ कि तमिलनाडु से कौन कौन सा अट्टम है जो कि तमिलनाडु से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे उसके बाद अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु से और कौन कौन सा लोक नृत्य है जो कि संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि कावड़ी अट्टम हो गया ये तमिलनाडु से संबंधित हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको और कौन कौन सा हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गया कुंभी। कुंभी जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुंभी जो है ये तमिलनाडु का लोक नृत्य हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस आपका जो है को अट्टम जो है को अट्टम, ये भी आपको ध्यान रखना है। को अट्टम जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है, तो को अट्टम जो है याद रखिएगा को अट्टम जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है तमिलनाडु का है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें ये आ है ऐसा ना लोगों को ठ लगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मैं जो बोल रही हूँ गाइस उसमें ध्यान रखिएगा क्या मैं बोल रही हूँ। तो याद रखिएगा ये है आपका क्वाटम, ये जो कि तमिलनाडु का है। इसके अलावा अगर हम बात करें गाइस ये आपको ध्यान रखना है। कडागम जो है ये कहाँ का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कडागम जो है ये तमिलनाडु का है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर आ जाते हैं असम में, असम में जो है आपका कौन कौन से लोक नृत्य है जो कि असम से संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। बिहू लोक नृत्य सबसे इम्पोर्टेंट है गाइस, ये ध्यान रखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट है। बिहू जो है ये कहाँ का है गाइस, याद रखिएगा ये असम का लोक नृत्य है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ये जो है आपका जो हो गया नट पूजा, नट पूजा जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य होगा गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। नट पूजा जो है ये असम का हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें गाइस ये आपका कौन सा हो गया गाइस, तो आपको हो गया जैसे कि अंकिया नाट, अंकिया नाट जो है ये कहाँ का हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अंकिया नाट जो है गाइस याद रखिएगा अंकिया नाट जो है ये कहाँ का हो गया, तो याद रखिएगा अंकिया नाट जो है ये असम का लोक नृत्य हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें बिछुआ, बिछुआ जो है ये कहाँ का हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। बिछुआ जो है गाइस याद रखिएगा बिछुआ जो है लोक नृत्य है ये कहाँ का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ये असम का है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम आ जाते हैं गाइस आपको ध्यान रखना है गोवा। गोवा की अगर हम बात करें गाइस तो सबसे पहले आपको याद रखना है फुगड़ी। फुगड़ी जो है ये कहाँ का लोक नृत्य है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। फुगड़ी जो है ये गोवा का लोक नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम गोवा की बात करें गाइस तो आपको कौन कौन सा हो गया, तो फुगड़ी हो गया। उसके बाद
आपको याद रखना है ढालो। ढालो जो है ये कहाँ का हो गया, लोक नृत्य गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ढालो जो है गाइस याद रखिएगा, ये जो है गोवा का हो गया। उसके अलावा आपको याद रखना है कुणबी। कुणबी जो है कहाँ का हो गया, कुंभी जो है ये तमिलनाडु का है, लेकिन अगर कुणबी पूछे गए तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है गोवा का हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें आपका कौन सा गोवा का हो गया, तो गाइज आपको याद रखना है तोनिया। तोनिया जो है, तोनिया मेला लगता है गाइज, ये आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ का है, तो गाइज याद रखिएगा ये भी गोवा का है। उसके अलावा अगर हम बात करें आपका जो है डाकनी, डाकनी जो है ये कहाँ का है गाइज, तो ये आपको ध्यान रखना है, डाकनी जो है गाइज याद रखिएगा ये भी गोवा का है, ठीक है। अब आ जाते हैं झारखंड में। झारखंड में और कौन कौन सा लोक नृत्य है जो कि झारखंड का है, तो ये आपको याद रखना है पाइका। पाइका जो है ये कहाँ का है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, पाइका लोक नृत्य हो गया जो कि झारखंड का है। इसके अलावा अगर हम बात करें सरहुल, सरहुल जो है लोक नृत्य है, ये कहाँ का है, ये भी झारखंड का है। उसके अलावा अगर हम बात करें झारखंड का, तो आपका हो गया गाइस जो है आपका जो है कौन सा हो गया, कर्मा। कर्मा जो है ये भी आपका जो है झारखंड का हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस आपका जो है फिरकल, फिरकल जो है ये कहाँ का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिरकल जो है ये आपका कहाँ का है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिरकल जो है ये आपके झारखंड का है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिरकल लोक नृत्य जो है ये कहाँ का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिरकल लोक नृत्य जो है ये भी झारखंड का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पायरोमीटर का, ऑप्शन बी ओपीसोमीटर का, ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर का, या ऑप्शन डी सिस्मोग्राफ का। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सिस्मोग्राफ में जो आपको याद रखना है कि सिस्मोग्राफ में जो आपका जो है रिएक्टर जो स्केल होता है guys, ये आपको ध्यान रखना है। सिस्मोग्राफ में जो है रिएक्टर जो स्केल होता है guys, ये आपको ध्यान रखना है। इसी से जो है ये आपको ध्यान रखना है, इसमें जो है किसका उपयोग होता है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसी से जो है इसकी तीव्रता मापी जाती है। और याद रखिएगा रिक्टर स्केल की अगर हम बात करें, रिक्टर स्केल जो होता है guys, याद रखिएगा इसकी जो है अगर हम खोज की बात करें कि रिक्टर स्केल की जो है खोज किसने की थी guys, तो ये आपको ध्यान रखना है। रिक्टर स्केल की जो है खोज किसने और कब की थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिक्टर स्केल की खोज जो है ये हुआ था गाइस, याद रखिएगा इसका आविष्कार कब किया गया था, 1935 में जो है इसका आविष्कार किया गया था, ये आपको ध्यान रखना। और इसका आविष्कार जो है ये किसने किया था, तो इसका आविष्कार जो किया था ये आपको ध्यान रखना है, चार्ल्स जो है गाइस याद रखिएगा इसका जो है किसने किया था, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका जो आविष्कार किया था वो किया था चार्ल्स, चार्ल्स रिक्टर ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसका आविष्कार जो है ये किसने किया था, चार्ल्स रिक्टर ने किया था। और किसने, चार्ल्स रिक्टर एवं जो है किसने किया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, चार्ल्स रिक्टर एवं जो है गाइस याद रखिएगा बेनो, बेनो गुटेनबर्ग जो है गाइस याद रखिएगा, चार्ल्स रिक्टर एवं बेनो गुटेनबर्ग जो है गाइस याद रखिएगा, बेनो गुटेनबर्ग जो है गाइस याद रखिएगा, इन दोनों ने मिलकर जो है रिक्टर स्केल की जो है खोज की थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बेनो गुटेनबर्ग, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें पायरोमीटर, पायरोमीटर में जो है गाइस याद रखिएगा किसका खोज होता है गाइस, तो ये आपको पायरोमीटर में जो का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो उच्च तापमान को मापने के लिए, उच्च तापमान को मापने के लिए जो है ये किसका उपयोग किया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। उच्च तापमान को मापने के लिए जो गाइस याद रखिएगा ये जो है पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर का उपयोग जो है ये किस लिए किया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। वायु की आर्द्रता को मापने के लिए, वायु की आर्द्रता को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, वायु की आर्द्रता को मापने के लिए जो है गाइस याद रखिएगा हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें ओपीसोमीटर का उपयोग जो है ये क्यों किया जाता है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है, मानचित्रों पर दूरियों को मापने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मानचित्रों पर दूरियों को मापने के लिए जो है गैस याद रखिएगा, मानचित्रों पर दूरियों को मापने के लिए जो है किसका उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा मानचित्रों पर दूरियों को मापने के लिए ओपीसोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और जो ये रिक्टर स्केल जो है इसका पैमाना जो है ये कहाँ से कहाँ तक था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका जो पैमाना था वो 0 से लेकर 10 तक था, ये आपको ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा 0 से 10 तक जो लेकर जो है गाइस याद रखिएगा इसका जो है आधार माना गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका आधार कहाँ से माना गया था, 0 से लेकर जो है 10 तक इसका आधार था, ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें से आपको ये भी याद रखना है कि अगर जो है गाइस याद रखिएगा, अगर जो है गाइस आपको याद
यानी आपको याद रखना है कि अगर एक अंक बढ़ेगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ठीक है? इसको जो है आपको क्या यहाँ पे जो है ये आपको क्या याद रखना है, जो कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि ये जो है 0 से लेके 10 तक जो है इसका जो है आधार माना गया, पहला पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, 0 से लेके 10 तक जो है इसका आधार था। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर जो है ये एक अंक जो है, एक अंक जो है गाइस याद रखिएगा, ये जो है भूकंप का जो है एक अंक अगर बढ़ता है, ठीक है? तो इसका मतलब है कि अगर भूकंप ये जो है इस स्केल का अगर एक अंक बढ़ेगा तो भूकंप की तीव्रता जो है ये कितनी बढ़ जाएगी। तो याद रखिएगा एक अंक अगर बढ़ेगा स्केल का तो इसकी जो है अगर हम बात करें भूकंप की तीव्रता जो है ये कितना बढ़ेगा गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। भूकंप की तीव्रता जो है ये 10 गुना बढ़ जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। कितना बढ़ जाएगी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 10 गुना बढ़ जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर रिक्टर स्केल का एक अंक बढ़ेगा तो भूकंप की तीव्रता कितना गुना बढ़ जाएगी, 10 गुना। और ये प्रश्न पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जबकि जो है प्रति अंक पर जो है कितना गुना अधिक ऊर्जा निकलती है, 32 गुना अधिक ऊर्जा निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये बहुत बार पूछा गया है कि अगर स्केल का एक अंक बढ़ता है तो भूकंप की तीव्रता जो है ये कितना अंक बढ़ जाएगी गाइस, तो याद रखिएगा 10 गुना बढ़ जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि एक अंक से कितना ऊर्जा निकलती है, तो प्रति अंक पर याद रखिएगा प्रति अंक पर जो है 32 गुना ऊर्जा निकलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि प्रति अंक पे जो है ये 32 गुना ऊर्जा निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से संगीत रत्नाकर किसके द्वारा रचित है। तो आपको बताना है कि संगीत रत्नाकर जो है ये किसके द्वारा रचित है। तो आपके ऑप्शन ए सारंग देव के द्वारा रचित है, ऑप्शन बी भरत मुनि के द्वारा रचित है, या ऑप्शन सी अमीर खुसरो के द्वारा रचित है, या ऑप्शन डी पाणिनि के द्वारा रचित है। तो गाइस याद रखिएगा सारंग देव जो है सारंग देव के द्वारा ये रचित है संगीत रत्नाकर, ये आपको ध्यान रखना है। और याद रखिएगा संगीत रत्नाकर जो है गाइस आपको क्या याद रखना है, संगीत रचनाकार जो है गाइस याद रखिएगा ये संगीत का पहला ग्रंथ है, ये आपको ध्यान रखना है। संगीत का पहला ग्रंथ जो है गाइस याद रखिएगा ये कौन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। संगीत का पहला ग्रंथ जो है ये है आपका संगीत रत्नाकर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें उसके अलावा अगर हम क्या बात कर रहे थे गाइस, याद रखिएगा संगीत रत्नाकर को जो है गाइस याद रखिएगा इसे जो है गाइस याद रखिएगा संगीत रत्नाकर यानी कि इसे जो है हम एक और नाम से जानते हैं। याद रखिएगा संगीत रत्नाकर भी इसे कहते हैं और इसे जो है सप्ताध्यायी भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसे जो है और क्या किस नाम से जाना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा संगीत रत्नाकर को जो संगीत का पहला ग्रंथ है इसे जो है सप्ताध्यायी भी जो है आपको याद रखना है, इसे जो है सप्ताध्यायी भी जो है कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से जो है इतना पॉइंट आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस, आपको याद रखना है भरत भरत मुनि ने जो है नृत्य का जो पहला लिखा था गाइस वो कौन सा था, तो भरत मुनि ने जो है नाट्य शास्त्र की रचना की थी, ये आपको ध्यान रखना है। भरत मुनि ने जो है गाइस याद रखिएगा इन्होंने जो है नाट्य शास्त्र की रचना की थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें पाणिनि पाणिनि ने जो है ये किसकी रचना की थी, तो पाणिनि ने जो है गाइस याद रखिएगा ये अष्टाध्यायी की रचना की थी। पाणिनि ने जो है ये किसकी रचना की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पाणिनि ने जो है गाइस याद रखिएगा अष्टाध्यायी की रचना जो है ये किसने की थी गाइस, तो याद रखिएगा अष्टाध्यायी की रचना जो है गाइस ये अष्टाध्यायी की रचना जो है ये किसने की थी, पाणिनि ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। अमीर खुसरो ने जो है किसकी रचना की थी, तो तुगलकनामा की रचना जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तुगलकनामा की रचना जो है गाइस याद रखिएगा ये किसने की थी, अमीर खुसरो ने, जिसे तोताए हिंद भी कहा जाता है, उर्दू साहित्य का जनक कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें आशिका का भी जो रचना किया गया था ये किसने किया है, तो आशिका का रचना जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है याद रखिएगा अमीर खुसरो ने किया, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं सारंगदेव की, तो सारंगदेव से आपको क्या याद रखना है कि गाइस याद रखिएगा यादव राजा जो थे गाइस याद रखिएगा ये सारंगदेव जो है गाइस याद रखिएगा यादव राजा के जो है यादव राजा कौन थे गाइस, तो याद रखिएगा सारंगदेव जो है गाइस याद रखिएगा यादव राजा जो है सिन्हा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यादव राजा जो है कौन थे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। यादव राजा जो है सिंहन जो है गाइस याद रखिएगा इनके जो है राज दरबारी थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। यादव दरवाजा सिन्हन के जो है गाइस याद रखिएगा सिन्हन के जो है राज दरबारी थे, ये भी आपको
ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। राज दरबारी थे, ये भी आपको ध्यान रखना, और इन्होंने ही संगीत का पहला ग्रंथ लिखा था जिसे संगीत रत्नाकर और सप्ताध्यायी भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये 7 भागों में विभाजित था, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मेघालय की गारो जनजाति के बीच सबसे लोकप्रिय त्योहार कौन सा है? तो आपके ऑप्शन ए वांगला महोत्सव, ऑप्शन बी हॉर्नबिल महोत्सव, ऑप्शन सी नुआखाई महोत्सव, या ऑप्शन सी डी त्रिशूल पूरम महोत्सव। तो गाइस सबसे पहले अगर हम बात करें मेघालय की गारो जनजाति के बीच जो है वांगला महोत्सव, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वांगला महोत्सव को ही गाइस याद रखिएगा, इसे जो है वांगला महोत्सव को जो है क्या कहते हैं गाइस, तो याद रखिएगा 100 ड्रामों का फेस्टिवल जो है ये किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा 100 ड्रामों का उत्सव जो है ये किसे कहा जाता है, तो 100 ड्रामों का महोत्सव या उत्सव जो भी कह लीजिए, 100 ड्रामों का उत्सव जो है ये किसे कहा जाता है गाइस, तो याद रखिएगा 100 ड्रामों का उत्सव जो है ये वांगला फेस्टिवल को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना। और ये गारो जनजाति का सबसे प्रमुख त्योहार है, ये आपको ध्यान रखना। जिस तरीके से आप पिक्चर में देख रहे हैं, इस तरीके से देख रहे हैं ना, इसी वजह से इसे ड्रम कहा गया, ठीक है, याद रखिएगा। 100 ड्रमों का फेस्टिवल जो है ये किसे कहा गया, वांगला फेस्टिवल। उसके अलावा अगर हम बात करें हॉर्नबिल महोत्सव गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है ये कहाँ का है, तो ये नागालैंड का, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो फेस्टिवल है ये कहाँ का है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है नागालैंड का है। और ये जो है गैस याद रखिएगा, ये जो फेस्टिवल है ये कितना दिन मनाया जाता है गैस, तो याद रखिएगा ये जो फेस्टिवल है ये आपको ध्यान रखना है। हॉर्नबिल महोत्सव जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है कितना दिन मनाया जाता है, 10 दिन मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है, तो याद रखिएगा 10 दिन ये मनाया जाता है, 1 तारीख से लेकर 10 दिसंबर तक, ठीक है। 10 दिन मनाया जाता है। और 10 दिन ये कब मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है ये मनाया जाता है 1 से लेकर 10 दिसंबर के तक जो है ये फेस्टिवल मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1 से लेकर 10 दिसंबर लिख लीजिएगा, ठीक है। 1 से लेकर 10 दिसंबर तक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1 से लेकर 10 दिसंबर तक जो है ये फेस्टिवल मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं त्रिशूल पूरम महोत्सव, गाइस याद रखिएगा ये जो है ये कहाँ का महोत्सव है, तो गाइस याद रखिएगा ये केरल का है, और ये मंदिरों का सबसे बड़ा महोत्सव है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें नुआखाई महोत्सव, नुआखाई महोत्सव जो है गाइस याद रखिएगा ये कहाँ का है, तो नुआखाई महोत्सव जो है ये उड़ीसा का, ये आपको ध्यान रखना है। नुआखाई महोत्सव जो है ये कहाँ का है, ये उड़ीसा का है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इनमें से किसने संख्या दर्शन की रचना की थी, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पतंजलि ने, ऑप्शन बी कपिल ने, ऑप्शन सी कणाद ने, या ऑप्शन डी गौतम ने। तो बताइए संख्या दर्शन की रचना जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कपिल ने जो है गाइस याद रखिएगा संख्या दर्शन की रचना की थी, ये आपको ध्यान रखना है। पतंजलि की अगर बात करें गाइस, तो ये आपको याद रखना है, पतंजलि ने जो है गाइस याद रखिएगा योग दर्शन की रचना जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। योग दर्शन की रचना जो है ये पतंजलि ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। योग दर्शन की रचना पतंजलि ने की थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कणाद, कणाद की रचना जो है ये किसने की थी, तो याद रखिएगा वैशेषिक दर्शन जो है गाइस याद रखिएगा कणाद ने जो है ये किसकी रचना की है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। वैशेषिक दर्शन की रचना जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। वैशेषिक दर्शन की रचना जो है गाइस याद रखिएगा, वैशेषिक दर्शन की रचना जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कणाद ने। उसके अलावा अगर हम बात करें गौतम, गौतम ने जो है ये किसकी रचना की है, तो याद रखिएगा न्याय दर्शन की रचना जो है ये किसने की है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। न्याय दर्शन की रचना जो है ये गौतम ने की है, ये आपको ध्यान रखना है। न्याय दर्शन की रचना जो है किसने की है, गौतम ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि गुजरात की पारंपरिक बुनाई को डैश के रूप में जाना जाता है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पटोला के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन बी कसावू के रूप में जाना जाता है, या ऑप्शन सी चिकनकारी के रूप में जाना जाता है, या ऑप्शन डी कांजीवरम के रूप में जाना जाता है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पटोला के रूप में जाना जाता है। गुजरात की जो बुनाई होती है गाइस याद रखिएगा उसे जो है किस रूप में जाना जाता है, तो पटोला के रूप में जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पटोला गाइस याद रखिएगा ये जो है ये किसका हो गया, तो पटोला जो है ये जो है पाटन के आसपास का जो क्षेत्र होता है गाइस, यहाँ पे जो होता है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है पाटन के आसपास का क्षेत्र होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है खास करके गाइस जो है ये कैसा काम होता है, तो याद रखिएगा इसमें जो है जरी का काम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है खास करके पटोला में जो है ये किसका काम होता है, जरी का काम होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जरी का काम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस
उसके बाद बात करते हैं गाइस कुसावो। कसावो जो है ये कहाँ का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कसावो जो है गाइस याद रखिएगा ये केरल का है, ये आपको ध्यान रखना है। कसावो जो है ये केरल का है। बात करते हैं कसावो जो है ये क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं गाइस, तो याद रखिएगा याद रखिएगा कसावो जो होता है ये क्या होता है, तो याद रखिएगा ये जो है महिला जो है खासकर जो है किसी ओकेजन पे पहनती है। तो याद रखिएगा इसमें जो है साड़ियों में जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है आपको क्या याद रखना है कि जो है इसकी जो है क्या याद रखिएगा साड़ी में जो है याद रखिएगा इसके साड़ी के किनारों पे जो है गाइस याद रखिएगा साड़ी के किनारों पर कैसा काम होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। साड़ी के किनारों पर जो है गाइस याद रखिएगा कैसा काम होता है, तो साड़ी के किनारों पर सुनहरे धागे का काम होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। साड़ी के किनारों पर जो है ये कौन से धागे का काम होता है गाइस, तो याद रखिएगा साड़ी के किनारों पर जो है गाइस याद रखिएगा सुनहरे धागों का काम होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है इसके साड़ी पे। और खासकर जो है महिला जो है ओकेजन पे पहनती है, ये आपको ध्यान रखना है। किनारों पर जो है साड़ी के किनारों पर जो है किनारों पर जो है गाइस याद रखिएगा सुनहरे जो है सुनहरे धागों का काम होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कांजीवरम जो है ये कहाँ की साड़ी होती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कांजीवरम जो है गाइस याद रखिएगा ये तमिलनाडु की होती है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। कांजीवरम जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है साड़ी कहाँ की होती है, कांजीवरम जो है साड़ी जो है ये तमिलनाडु की होती है। खासकर लोग अपने विवाह के दिन जो है यही साड़ी पहनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कांजीवरम की साड़ी ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कांजीवरम की साड़ी जो है खासकर जो है कांचीपुरी क्षेत्र से आती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कौन से क्षेत्र से आती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो है खासकर जो है गाइस याद रखिएगा तमिलनाडु के जो है कांचीपुर जो है गाइस याद रखिएगा कांचीपुरम जो क्षेत्र है गाइस याद रखिएगा यहाँ से ये आती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन से क्षेत्र से, तो कांचीपुरम जो है क्षेत्र है गाइस याद रखिएगा कांचीपुरम क्षेत्र से आती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें चिकन करी गाइस, ये बहुत फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चिकन करी जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है लखनऊ की जो है गाइस ये देखिएगा लखनऊ की जो है गाइस ये देखिएगा ये जो है पारंपरिक कढ़ाई है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे गुजरात की पारंपरिक बुनाई पटोला है, तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जो है लखनऊ की जो है गाइस ये देखिएगा लखनऊ की जो है लखनऊ की पारंपरिक जो है लखनऊ की पारंपरिक जो है गाइस ये देखिएगा ये जो है कढ़ाई, ठीक है, पारंपरिक कढ़ाई जो है ये कौन सी है गाइस, तो ये देखिएगा पारंपरिक कढ़ाई जो है ये जो है चिकन करी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पारंपरिक कढ़ाई जो है ये चिकन करी है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है, तो आपके ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति को, या ऑप्शन डी भारत के गृह मंत्री को। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भारत के राष्ट्रपति को भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो अपना त्याग पत्र भारत के राष्ट्रपति को देता है, और याद रखिएगा किस आर्टिकल के तहत देता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है भारत सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ठीक है। तो ये जो है किस अनुच्छेद के द्वारा जो देता है ये आपको ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा ये जो है अनुच्छेद 124 अनुच्छेद 124 भाग 2 के तहत जो है ये देता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय का अगर हम बात करें कि सर्वोच्च न्यायालय का जो है ये प्रावधान जो है ये किस आर्टिकल में, तो अगर हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान जो है ये किस आर्टिकल में गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान जो है गाइस याद रखिएगा अनुच्छेद 124 में है, ये आपको ध्यान रखना है। सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान जो है ये किस में है गाइस, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 124 में है, ये आपको ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 124 में भाग 2 में जो है ये सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यानी संबोधित करता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपके ऑप्शन ए एंटेमोलॉजी, ऑप्शन बी पोमोलॉजी, ऑप्शन सी फाइकोलॉजी, या ऑप्शन डी एंथोलॉजी। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पुष्पों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन जो है ये एंथोलॉजी कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना। अगर हम पोमोलॉजी की बात करें तो पोमोलॉजी में जो है ये किसका अध्ययन होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। फलों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। फलों का जो अध्ययन है ये पोमोलॉजी कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस एंटेमोलॉजी, एंटेमोलॉजी में जो है ये किसका अध्ययन होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कीड़ों का अध्ययन जो है ये किसमें होता है गाइस, कीड़ा मकोड़ा का जो अध्ययन होता है
ये किसमें होता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, कीड़ों का अध्ययन जो है ये एंटेमोलॉजी कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं फाइकोलॉजी में जो है ये किसका अध्ययन होता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, शैवाल का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, शैवाल का अध्ययन जो है ये फाइकोलॉजी कहलाता है, और माइकोलॉजी में जो है ये कवक का अध्ययन होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि शैवाल का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है? तो शैवाल का अध्ययन जो है ये फाइकोलॉजी कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और पुष्पों का अध्ययन जो है ये एंथोलॉजी कहलाता है, ये आपका ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर लेंस की क्षमता क्या होती है? तो आपको बताना है उत्तर लेंस की क्षमता क्या होती है। तो आपके ऑप्शन है ऋणात्मक, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी अन्य, या ऑप्शन डी धनात्मक। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जब भी लेंस की बात आएगी तो यहाँ पे आपको दो लेंस याद रखना है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है, आपको याद रखना है दो में कौन, पहला आपको याद रखना है जो कि है गाइस, याद रखिएगा उत्तर लेंस होता है, और दूसरा आपको याद रखना है अवतल लेंस, ठीक है। तो अगर आपसे अगर उत्तल लेंस पूछे या अवतल लेंस पूछे, तो यहाँ पे अगर अगर पूछेगा कि अवतल जो होता है उत्तल जो होता है ये क्या होता है, तो याद रखिएगा उत्तल जो होता है ये हमेशा पॉजिटिव होगा, और जो है अवतल जो होगा ये हमेशा निगेटिव होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो है अवतल जो है ये आपका कॉनकेव लेंस होता है, और उत्तल जो है ये आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो मैं हिंदी में भी इंग्लिश में भी लिख देती हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। इसे जो है हम कौन सा लेंस कहते हैं? इसे हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इसे जो है हम कौन सा लेंस कहते हैं? इसे हम कॉनकेव लेंस कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि आपका अवतल है, इसे हम कॉनकेव लेंस कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पहला राजवंश जो था विजयनगर का, जो कि संगम राजवंश के जाना जाता था। क्यों जाना जाता था ये आपको बताना है, क्योंकि यह तमिल संगम की महानता से प्रेरित था। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है कि हरिहर एवं बुक्का ने राज्य स्थापना के उपलक्ष्य में कवियों का एक बड़ा संगम का आयोजन किया था, इसलिए इसका नाम संगम राजवंश था। या ऑप्शन सी कह रहा है कि विजयनगर तुंगभद्रा एवं कृष्णा नदी के संगम पर स्थित था। या ऑप्शन डी हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम जो था वो संगम था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेदनात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो आपके ऑप्शन है थैलेमस, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी प्रमस्तिष्क, या ऑप्शन डी तनिका। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हाइपोथैलेमस जो है ये मस्तिष्क के संवेदनात्मक क्रियाओं को जो है ये नियंत्रित करता है, ये आपको ध्यान रखना है। हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो गाइज आपका आरआरबी एनटीपीसी का जो आज का सेट था, सेट 59 था, ये यही कंप्लीट होता है। आपको यहाँ से कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। एंड गाइज यहाँ से आपको कुछ भी समझ में आया हो या आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज गाइज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, धन्यवाद।